नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वेस्ट यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है और ये सीटें हैं संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला। सुबह 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे में 11.13% वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा संभल में तकरीबन 15% यानी कि 14.71% और सबसे कम बरेली में 8.91% वोटिंग हुई। फतेहपुर सीकरी में बूथ संख्या 265 की ईवीएम खराब हो गई और अभी तक एक भी वोट यहां पर नहीं पड़ा है। फिरोजाबाद में नगला महादेव गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। सैफई में सपा नेता राम गोपाल और अक्षय यादव ने मतदान किया। 10 सीटों पर 100 कैंडिडेट चुनावी मैदान में डटे हैं और इनमें 8 महिला प्रत्याशी है। 1.78 करोड़ वोटर्स इनकी किस्मत का आज फैसला करेंगे। थर्ड फेज में मुलायम परिवार से 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा से और योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी और अनु प्रधान वाल्मीकि हाथरस से आमने सामने खुद को साबित करने की चुनौती उन दोनों ही नेताओं पर है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज तीसरे फेज का मतदान है, हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि इन तमाम सीटों पर बदायूं से मुस्लिम खान बीएसपी के प्रत्याशी हैं। साथ ही तीसरे फेज में एक और नाम बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, ये भी बीजेपी कैंडिडेट है, अपने प्रतिद्वंदी को सीधी टक्कर चुनावी मैदान में देते हुए नजर आएंगे। एटा से देवेश शाह, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और आम आदमी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी प्रत्याशी आंवला सीट से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मैनपुरी से, क्योंकि ये मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। दुर्विजय शाह के बीजेपी के प्रत्याशी बदायूं सीट से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। हाथरस से हेम बाबू धनगर बीएसपी के प्रत्याशी हैं ये। और इनके साथ एटा सीट की बात कर ले तो मोहम्मद इरफान बीएसपी कैंडिडेट सीधे अपने प्रतिद्वंदी को टक्कर देते हुए आज नजर आएंगे। जयवीर सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं। मैनपुरी सीट से ये डिंपल यादव को सीधी चुनौती दे रही हैं। जसवीर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाथरस से ये सीधा जुड़े हुए हैं और जिया उर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये संभल सीट से मैदान में डटे हुए हैं। नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आंवला सीट से ये अपने प्रतिद्वंदी को सीधे तौर पे टक्कर दे रही हैं। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी के प्रत्याशी और ये भी संभल सीट से ही चुनावी मैदान में है। प्रवीण कुमार एरन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बरेली सीट से ये बीजेपी कैंडिडेट को सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं। पूजा अमरोही बीएसपी की प्रत्याशी और ताजनगरी आगरा सीट से चुनावी मैदान में है। तो ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स, क्योंकि यूपी की जिन 10 सीटों पर वोटिंग है उनमें काफ़ी सारी सीटें हाई प्रोफाइल ही आज मानी जा रही है। और चलिए सबसे पहले मैं आपसे हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के नेता अवधेश उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। और जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। मैं अवधेश जी आपके पास ही आऊंगी आज। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आज की वोटिंग को लेकर आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों को, आम जनता को? देखिए सुरभि जी, लोकतंत्र के महापर्व का जो स्वयंवर है वो सज चुका है जी। 93 सीटों पर जो स्वयंवर सज रखा है और जिसमें क्या है कि जो वहाँ की जनता है, जो मतदाता है, वो पूरी तरह से उत्साहित देखने को मिल रहे हैं और वो ये निर्णय करेंगे कि किसके गले में उनको माला डाल दी। स्वयंवर सजा हुआ है 93 सीटों पर। अब देखिए 2 तरह के दूल्हे हैं उस स्वयंवर में। एक दूल्हा वो है जो एक्सरे कराने की बात करते हैं देश की प्रॉपर्टी का। दूसरा दूल्हा वो है जो विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। तो जनता निश्चित तौर पर उसी को अपना मतदान करेगी, उसको चुनेगी जो कि विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और ये निश्चित आप देख सकते हैं कि सुबह से मैं देख रहा हूँ, जैसे टीवी पर जो न्यूज में आ रहे हैं, जो मतदाता हैं उनमें जो खुशी की जो लहर है देखने को मिल रही है। लोग उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग वो कह रहे हैं भाई तुम मतदान करके आए हो, क्या था आपके मन में, किसको मतदान किया है आपने। तो उन सभी का यही कहना है। आप देख सकते हैं सर, आप भी देख रहे होंगे
वो मतदाता यही कह रहे हैं कि हम जो वोट करके आए हैं ना, वो हम राष्ट्र के लिए वोट करके आए हैं, विकसित भारत के लिए वोट करके आए हैं, और जो विकास हमारे देश में हुआ है हमने उसके लिए वोट किया। बिल्कुल तो ठीक है मतदाता संजीव। जागरूक है, उत्साह है इस समय। जो मतलब 2014 2019 में जो उत्साह था उससे ज्यादा कहीं बढ़कर जो है 2024 के चुनावों में उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में अच्छी तरह। मतलब अवधेश जी, आपकी बातों से साफ ये प्रतीत हो रहा है कि आप लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, पूरी जीत के लिए आप लोग सभी आश्वस्त है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी ही जीतेगी। आपकी बातों से तो यही अनुभव हो रहा है, यही प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें तो कोई मतलब कॉम्पिटिशन ही नहीं है, कुछ नहीं है इसमें तो। ये तो बिल्कुल देखिए, जो 400 पार का जो नारा है ना सुरभि जी, ये जो जनता का जो प्यार है अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो है ये कोई नारा नहीं है कि भाई हमने अपने मन से नारा लगा दिया कि 400 पार। विपक्षी के पास तो वही नहीं पता कितनी सीट आएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे हमारी सीटें कितनी। मैं आऊंगी फिर से आपके पास। समझिए ना, हमारे पास तो पूरा विजन भी है, मिशन भी है, दोनों है हमारे पास। विजन मिशन के साथ 400 पार का नारा आप लोग सफल करेंगे, ऐसा आप लोगों का विश्वास है। चलिए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं मैं। और अब मैं संजीव जी के पास चलूंगी। संजीव जी, आपने भी बीजेपी नेता को सुना। बीजेपी पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त है कि 400 पार नारा का जो उन्होंने लक्ष्य अभी तक तय किया है वो उसके करीब करीब पहुंच चुके हैं। जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, ये उनका कहना है। आप लोग भी अब गठबंधन में हैं, तो आप लोगों की कैसी तैयारी है? क्योंकि बीजेपी तो आश्वस्त के साथ ताल ठोक रही है कि हम तो दोबारा से सत्ता में आएंगे। आप लोगों की तरफ से क्या है? क्योंकि आप लोगों ने कोई एक नंबर सेट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का नंबर तो सेट है 400 पार का, आप लोगों का नंबर सेट तो नहीं है। ये तो कमी है कहीं ना कहीं। हम जुआ नहीं खेल रहे हैं कि नंबर पे बाजी लगाएंगे। हम कहीं कैसीनो में नहीं गए कि 5 नंबर पर दांव लगाएंगे और कैसीनो घूमेगा और वहां पे गोटी से लेकिन 2/3 का तो बहुमत होगा ना संजीव जी। मैडम सुन तो लो रुबी जी, उपाध्याय जी की तरफ थोड़ी सी मुझे सहनशीलता दे दो, सुन लो। हाँ सुन लीजिए, निर्विवाद सुन लीजिए। और कहते ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, तुम रखना मेरे बच्चों इसको संभाल कर। शहीदों के शहादत से मिली हमें लोकतंत्र की आजादी, वोट देने का अधिकार। सबसे पहले मैं देशवासियों को नमन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि वोट के महत्व, वोट की ताकत को समझें। मैं कहता हूं कि वोट करो, तुम वोट करो, भारत के वीरों वोट करो, लोकतंत्र के रखवाले हो तुम, सबसे पहले वोट करो। वोट की खातिर शहीद हुए जो, उन सबकी शहादत याद करो, याद करो फांसी भगत की, गांधी का बलिदान याद करो। सब मिल रहे सुरक्षित, सबको हक अधिकार मिले, बाबा साहब ने लिखा जो, वो संविधान याद करो। पहचानो तुम वोट की ताकत, वतन की खातिर वोट करो, लोकतंत्र के रखवाले हो तुम, वोट के देश की खातिर वोट करो। मेरी पहली अपील ये है, और भैया ने बताया कि ये स्वयंवर है, राम जाने ये किसको ब्याहने जा रहे हैं, राम जाने किसको दुल्हन बनाने जा रहे हैं, राम जाने कौन कौन दूल्हे हैं, लेकिन देश एक दूल्हा देख रहा है कि सिंदूर जिसके मांग में डाला था उसे ही छोड़कर भाग गया। ऐसा भी दूल्हा एक रण में है जो 80 साल की उम्र में भी अपनी मौज के लिए एक बार फिर से कुर्सी मांग रहा है। ऐसे दूल्हे को कब तक भारत चुनता रहेगा, ये भी प्रश्न है। एक ऐसा भी दूल्हा मैदान में है जो जिसकी नजर बहनों की मंगलसूत्र पर तो है, पर मणिपुर में बहनों के उतरते हुए वस्त्र उसे दिखाई नहीं देते, वहां वो जन्मांध हो जाता है, वहां दुर्शासन हो जाता है, दुर्योधन होकर बैठ जाता है। तो कौन कैसा दूल्हा है? मैं तो कहता हूँ भारत माँ है, भारत माँ के शान का ये चुनाव है, कोई दुल्हन का चुनाव नहीं है, कोई स्वयंवर नहीं है। ये शहीदों की शहादत और की हिफाजत के लिए चुनाव है। ये लोकतंत्र के मंदिर में प्रसाद है, पूजा है, आहुति है। ये कोई दूल्हा दुल्हन का खेल नहीं चल रहा है। मैं अगर इन्हें इतना ही दूल्हा दुल्हन का शौक था तो इन्हें समझाते अपने बड़े नेता को कि दुल्हन कैसे रखी जाती है, दूल्हे कैसे बने जाते हैं, परिवार कैसा संभाला जाता है, वर और वरमाला की लाज कैसे रखी जाती है। ये मंगलसूत्र पर आकर अटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं। मोदी जी पछता रहे 400 पार का नारा देके, इनकी 200 पार भी नहीं हो रही है, इनकी भैंस पानी में चली गई है। थाली में मछली देख रहे हैं, गले में मंगलसूत्र देख रहे हैं, बातों में मुसलमान ला रहे हैं, जुबा पर इनके पाकिस्तान है और अपने आंगन की भैंस इनकी निगाह में है। मोदी जी के पास बताने को कुछ नहीं है, गिनाने को कुछ नहीं है। ये कहते थे गंगा साफ करेंगे, कहाँ गंगा साफ हुई? ये कहते थे एक के बदले 10 सिर लाए, चरवाहों से चीनी सैनिक लड़ रहे हैं। ये कहते थे रुपये को संभाल के रखेंगे,
डॉलर रोज रुपए को पटक रहा है। ये कहते थे महंगाई की मार को दूर करेंगे, महंगाई को डार्लिंग बनाए चुम्मा लिए घूम रहे। ये कहते थे कि सैनिकों को सम्मान देंगे, पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स आ गया, इन्हें नहीं पता चला कहां से आया। ये कहते थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, बली वाला बिल लाके 750 किसानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये कहते थे युवाओं को रोजगार देंगे, अग्निवीर का तीर उनकी छाती में घुसेड़ दिया। ये कहते थे पहलवानों के मान सम्मान को रखेंगे, उन्हें ब्रिजभूषण सौंप दिया। ये दलितों की इच्छा और सम्मान की बात करते थे, हाथरस में पेट्रोल डाल के दहन कर दिया। ये बुलडोजर लेके ब्राह्मण बेटी और माँ का इन्होंने घर में शमशान बना दिया। ये ऐसे लोग हैं जिनकी जुबान लंबी हो गई है और काम बोलने हो गए। अब मोदी जी का काम नहीं कारनामा बोल रहा है। मोदी जी की रेटिंग देख लिए टीवी पर कि जबरिया कई चैनल मोदी जी को दिखा रहे हैं और लोग टीवी को बंद करके भाग रहे। मोदी जी को देखते ही लोग रिमोट ढूंढ लेते हैं, बंद करो भैया, बंद करो बंद करो बंद करो। ये बंद करना मतलब बीजेपी का डब्बा गोल करना है। ये 200 पार भी नहीं हो रहे और कोई स्वयंवर नहीं हो रहा है। ये कोई भारत माँ की शादी नहीं हो रही है, कोई विवाह का उत्सव नहीं है, कोई दूल्हा दुल्हन नहीं है। हम सब भारत माँ के पुजारी हैं, हम सब शहीदों की शहादत से मिली है वोट के अधिकार के अधिकारी हैं। और मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ, भारतीय हो तो भारत माँ की सेवा में लगो। वोट पहला अधिकार है, वोट की चोट करो। ठीक है, मैं इन तमाम आरोपों का जवाब तो लूंगी अवधेश जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, उनसे आप लोगों का परिचय कराती हूँ, उनसे एक सवाल लेती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा जी, सुझाव सवाल कम सुझाव ये ज्यादा ही है, आप क्या इन तमाम चीजों को लेकर सोचते हैं, यही जानना चाहेंगे हम आज। बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा, कांग्रेस कैंडिडेट को आप सुन चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग 200 पार भी जाने नहीं वाले हैं। जो चीजों को लेकर आप आए, जिन मुद्दों के साथ आप 2014 में जीते, 2019 में एक बार फिर से आपने बहुमत की सत्ता पाई, वो सारे मुद्दों से आप भटक गए। हिंदू मुसलमान तमाम कई आरोप आप सुने भी होंगे अभी, तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं आशुतोष जी? सुरभि जी, अभी कांग्रेस के ओजस्वी प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुना था, उन्होंने इनवाइट, तो मैं उनका पहले धन्यवाद करूंगा और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने इस चैनल पे इतने अहम मुद्दे को लिया। लोकतंत्र का महापर्व, ये जो चुनाव का दौर चल रहा है, बहुत अच्छा है। जनता बड़ी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का पहले धन्यवाद करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जिस समय देश की सत्ता संभाली, आज से 139 पुरानी कांग्रेस पार्टी 1947 में जब सत्ता में आई, तो देश की स्थिति क्या थी? अंग्रेज लोग भारत को किस स्थिति में छोड़ कर कांग्रेस पार्टी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। उन लोगों ने काफी अच्छा काम करा, पिछले 60-65 वर्षों के काम को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन अब जब बात आती है वर्तमान सरकार की, पिछली सरकार जो 10 साल से वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार किस स्थिति में आई और किस तरह के चैलेंजेस इसके सामने आए। पिछले 2-3-4 वर्ष पूर्व कोरोना की महामारी बीमारी फैली, पूरी दुनिया से प्रभावित हुई और किस विषम परिस्थितियों से देश को उभारा। अपना इंडियन भारतीय टीका बना करके न केवल देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया गया, बल्कि विदेशों को भी इसको मुफ्त में दिया गया। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम का नारा, जिसको पूरी दुनिया को एक अपना परिवार मान करके मन सरकार ने जूझा। 80 करोड़ के करीब लगभग जनता को फ्री अनाज देना देश की आर्थिक स्थिति में क्या है, ये एक बोझ नहीं है। इन सब स्थितियों से उभार करके देश को 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाना और 5वीं से 3री अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर होना, ये सब कार्य दर्शाते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कितने कार्य किए गए। मैंने कांग्रेस के कार्य को सराहा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य करे, 60-65 सालों में उनको नकार नहीं रखा। लेकिन जो 10 वर्षों में कार्य हुए, और कहावत है कि जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कुछ अच्छे कार्य हुए, कुछ गलत। आशुतोष जी, शायद आपकी तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेट इश्यू है, आपकी आवाज बीच में कट रही है और अब तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आशुतोष जी के पास हम फिर से चलेंगे, मैं अवधेश जी के पास आती हूँ। अवधेश जी, वो तमाम आरोप जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आप लोगों पे लगाए, आप लोग कह रहे हैं 400 पार, आप ये तो कह रहे हैं कि आप तो 200 पार भी नहीं जाने वाले, 400 तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं, कई ऐसे आरोप, हिंदू मुसलमान तमाम चीज। जवाब दीजिए सर।
देखिए हिंदू मुस्लिम कौन देख रहा है सुरभि जी, शायद जो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कौन मैनिफेस्टो लाता है अपना, जिसमें माइनॉरिटी की बात करता है। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए माइनॉरिटी में एम जो वर्ग है उसी के लिए ही सारे वो योजनाएं लाते हैं। ये बात करते हैं कि हम सबके लिए करेंगे। अरे भाई एक बात बताइए, दिल्ली का लुटियन जोन है, वहां पर जो अंग्रेजों की जो जमीन अंग्रेजों छोड़ के गए थे जमीन, वो सारी पगबोट को दे दी गई। क्या वो एससी को नहीं दी जा सकती थी? क्या वो एसटी को नहीं दी जा सकती थी? क्या वो ओबीसी को नहीं दी जा सकती थी? किसी के हितैषी है भाई यार। दूसरी बात कह रहे थे, दलित वाली बात कर रहे थे, दलित चिंतक बन रहे थे। अरे भाई एक बात बताइए, दलितों का आरक्षण मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो है, जब 370 हमारे कश्मीर में लगाई गई, उससे क्या हुआ, वहां के जो ओबीसी समाज था, दलित समाज था, उनका आरक्षण खत्म कर किया गया। दूसरी बात, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया विश्वविद्यालय है, वहां से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का कांग्रेस पार्टी ने किया। अरे हिंदू मुस्लिम का काम तो भैया पिछली राजनीति से कांग्रेस पार्टी करती आई है जब से सत्ता में आई है। 1990 में जब हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया, वहां की बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीने गए, उनकी जमीनें छीने गई, तब भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। 1984 में जब दिल्ली के पूरे देश में जब सरदार हमारे जो सिख समाज है उनके लहू से सड़कों को लहू लुहान किया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। ये कौन से संविधान की बात करते हैं, कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं, कौन से दलित चिंतक बनते हैं, ये तो हमें समझ नहीं आता भाई। ये तो अब जनता समझ चुकी है, और जनता की समझ आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी को इतना डर हो गया कि वायनाड से भागकर जो है सीधे रायबरेली आ गए। पहले नहीं आए थे, जब वायनाड में चुनाव हो गया है, जब उनकी कानों में फुसफुसाहट पड़ी है कि भाई मैं हार रहा हूं यहाँ से, तो वो वहां से भागकर सीधे रायबरेली आ गए। अमेठी जाने की हिम्मत हुई नहीं उनकी, क्योंकि अमेठी से जब वो गए थे वायनाड, सुरभि जी आपको शायद याद होगा, जब अमेठी छोड़कर जब वायनाड गए थे, तो वायनाड के मंच से राहुल गांधी जी ने कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, वायनाड के लोग बहुत समझदार हैं, और जो अमेठी के लोग हैं वो उनमें समझ थोड़ी कम है। मतलब जिस अमेठी ने गांधी परिवार को सालों साल सत्ता में रखा, जहां तक यहाँ तक समझिए कि प्रधानमंत्री तक बनाया गांधी परिवार के लोगों को, वहां के जनता को राहुल गांधी जी वायनाड से कहते हैं कि अमेठी की जो जनता है वो ना समझे, समझ कम है उसमें। तो भाई किस मुंह से अमेठी में आते हो? इसलिए उन्होंने जो है, इसीलिए पूरा प्लानिंग था। सोनिया गांधी जी बेचारी राज्यसभा चली गई वहां से डर के मारे कि मैं हार ना जाऊं। अब उनके पास एक रायबरेली सीट बची थी राहुल गांधी जी के पास, वायनाड से तो ये हार रहे हैं क्योंकि लेफ्ट का वहां कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब यही समझ नहीं आती कि गठबंधन क्या है, ये पता पूरी तरह कंफ्यूज है। एक कहावत आपने सुनी होगी, भानुमति ने कुनवा, कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ना तो इनके पास कोई नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। अब ये खुद समझिए आप कि कौन भड़क रहा है, कौन बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, कौन दलितों की बात करता है, कौन संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कौन विकास की बात कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, और ये मतदाताओं का उत्साह शायद ये मिश्रा जी भी देख रहे होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे यहाँ पर, उनका यही कहना है, जो अपना वोटिंग करके आ रहे हैं। मैं देख रहा था अभी कई चैनलों पे सुबह से कि भाई आपने वोट क्यों किया है, पत्रकार लोग पूछ रहे हैं उनसे कि भाई हमने वोट किया है देश के विकास के लिए। गरीब लोग कह रहे हैं हमें जो है अनाज मिल रहा है, हमने मोदी जी को वोट किया है, साफ साफ कह रहे हैं वो कि हमने विकास के लिए वोट किया है। हमारे घर में जो बिजली नहीं थी वो बिजली हमारे घर में है आज। हमारे गांव में जो सड़कें नहीं थी वो सड़कें बनी है हमारे घर में आज। हमारी बहन बेटी जो बाहर शौच के लिए जाती थी उनके लिए शौचालय बनवाया है मोदी जी ने आज। आज किसान सम्मान निधि हमें मिल रही है, जो किसान कह रहे हैं लोग। आप देखिए ना, सुबह से मैं देख रहा हूँ 6 बजे चल रहा है टीवी पर। तो कहीं ना कहीं जनता का तो मूड है पूरी तरह से, कि उनका पूरी तरह से मूड है, जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें देश की जनता की सहभागिता पूरी तरह से बन रही है। और उसको देखते हुए जो विपक्षी गठबंधन है पूरा, वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठा है। यदि इनके आरोप इतने ही अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ, अभी मिश्रा जी बता रहे थे, तो भाई ये जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते आप? तो जनता तक तो पहुंचाने का काम करो। क्यों राहुल गांधी जी भाग आए वायनाड से? वायनाड में जाकर बताते ना कि मोदी जी ने ये किया है, दलित विरोधी है मोदी जी, ओबीसी विरोधी है मोदी जी संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। तो जनता को क्यों नहीं बताते हैं? जनता के कान में कोई नहीं बताता, जनता के दिमाग में भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब ये टीवी पे आकर बोलने लगो, या इनके जो नेता हैं वो बोलते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, भाई जनता पर असर क्यों नहीं पड़ रहा? ये बात समझ नहीं आती मेरे। पूछे जरा, जनता क्यों नकार रही है बार बार? तो सबकी कमी बीजेपी में है, मोदी जी में सब गलती है, तो जनता बार बार उनको चुन रही है। मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी की आवाज बीच में कट गई थी। अब आशुतोष जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी?
जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी आप अपनी बात को पूरा करिए सर, बीच मेरी में आवाज बात आपको अधूरी रह गई। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, हाँ बोलिए। ये कांग्रेस के कार्य को भी सराहा, लेकिन बीजेपी ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्य करे उसको भी हमें देखना चाहिए कि कितने अल्प समय में इतना कार्य करना और देश को 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। और जैसा मैंने कहा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन इट, हर कार्य को करने में कुछ समय लगता है, कुछ गलतियों को सुधारने में समय लगता है। अगर हम बुराई देखने चले तो बुराई में बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना दिखा कोई, जो जग देखा आप ना मुझसे बुरा ना दिखा। बात ये कि मैं बुराई ना चलूं तो बुराइयां तो मेरे में भी बहुत हैं, लेकिन मुझे अपनी बुराई नजर नहीं आ रही, मैं दूसरे की बुराई को देख रहा हूँ, उसमें टिप्पणी करके छीटाकशी करके मुझे खुशी हो रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे ना भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना, ना कांग्रेस पार्टी से, ना किसी अन्य पार्टी से। मुझे आपने बुलाया मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो मैं एक एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट से जो अपने विचार कह रहा हूँ कि निसंदेह जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है उसके कार्य जो 10 वर्ष में करे वो अभूत हैं। पूरी दुनिया के चैलेंजेस को देख करके चलना, पूरी दुनिया आज की दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हिली हुई है कि भारत किस तरह से उन्नति के मार्ग पे किस तरह से तेजी से चल रहा है। मेडिसिन का देख लीजिए, टीकाकरण से अमेरिका की 5-7 बड़ी बड़ी कंपनियां सारी हिल गई कि भारत ने टीका क्यों अपने देश में बनाया। अगर वही टीका हम अमेरिकी कंपनियों से खरीदते तो हमको अरबों खरबों डॉलर अमेरिका को पे करने पड़ते। और ना केवल अपने लिए बनाया, हमने दूसरे देशों को भी दिया। हर क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व तरक्की को देख करके बाहर के विदेशी जो ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने अपनी सुप्रीमेसी बना करके रखी, वो बड़ी हैरान और असमंजस में है कि भारत के बढ़ते हुए रथ को किस तरह से रोका जाए। अगर हम भारतवासी हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो हमें किसी भी पार्टी वगैरह से हट करके देश की तरक्की और देश का हित देखना चाहिए। हम देश का हित किस चीज में देख पा रहे हैं? निसंदेह वर्तमान सरकार के कार्य पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व है। अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस हैज बीन डन इन लास्ट 10 years। और अगर रथ इसी तेजी से चलता रहा तो भारत 5वीं से 30वीं अर्थव्यवस्था पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। और इससे बहुत से देश बहुत हैरान, जो अभी तक हम भारत से हथियारों का इंपोर्ट करते थे। इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन वेपन्स। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ वेपन इन द वर्ल्ड अंटिल फ्यू ईयर्स बैक। अब ये फोकस इंडिया से हटके सऊदी अरबिया की तरफ शिफ्ट हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप सोचिए, एक विश्व की महानतम शक्ति की 70% अर्थव्यवस्था केवल हथियारों को बेचने से थी। अब हमने हथियार मंगाने कम करे, भेजने शुरू कर दिए। अभी हाल ही के वर्ष में 21,000 करोड़ रुपए की कीमत के हथियार हमने विदेशों को निर्यात करे हैं। तो क्या ये एक अभूतपूर्व मिसाल नहीं है? हम छोटे छोटे हथियार के लिए विदेशों पे आश्रित थे। हमने वो चीजें अपने देश में बना करके विदेशों को निर्यात करनी शुरू करी है। ये सब चीजें देखते हुए आप देखिए, हमें अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। कमी हर पार्टी में होती है, छोटी मोटी कमी को इग्नोर करके हम ये देखें कि देश का हित किस में है, जनता का किस। आपको अभी जैसे बताया कि किसानों की स्थिति के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, मैं किसी भी टिक्काकड़ी या छीटाकशी करने के लिए नहीं आया, मैं अपने वक्त कह रहा हूँ। आज से पहले एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि अगर 100 रुपया खर्च किया जाता है तो उसको लाभार्थी को केवल मात्र 15 रुपए ही पहुंच पाते हैं, 85 रुपए रास्ते में गायब हो जाते हैं। ये आप ही की स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा कि मैंने कहा है, किसी और ने कहा है, आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा है। अब कम से कम डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो किसानों के खाते में पैसा सीधा जा रहा है, वो बीच के बिचौलिए खत्म हो गए, किसानों को पूर्ण लाभ पहुंच रहा है। कुछ चीजें कही गई वर्तमान सरकार ने जो पूरी नहीं हो, आने वाले समय में होंगी। ये सरकार दोबारा से आती तो मैं समझता हूँ कि जो वादे किए गए पिछले उसमें नहीं पूरे हो पाने वाले समय में जरूर पूरे होंगे। और हमको देश की तरक्की और देश का हित देखना चाहिए, ना कि हम आपस में एक दूसरे को मतलब अगर 60 साल में अगर 60 साल तक कांग्रेस ने काम किया, तरक्की की, तो उसको भी गिनिए। अगर 10 साल में बीजेपी ने किया है तो उसे भी गिनिए। आप ये मत कहिए कि नहीं आपने सिर्फ जनता को ठगा ही है। नहीं सर, मैंने तो आपसे सबसे पहले कहा, कांग्रेस की तारीफ करी। 139 वर्ष पुरानी पार्टी ने देश में अविस्मरणीय कार्य करे हैं। उस समय देश में कोई बांध नहीं था, बिजली की समस्या थी, जल की समस्या थी, घर में टॉयलेट्स नहीं थे, कितनी समस्याओं से देश जूझ रहा था।
और अंग्रेज लोग जो भारत को छोड़ के गए थे बिल्कुल खाली छोड़ करके गए थे। ना रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा था, ना रेलवे की स्थिति अच्छी थी, ना वायु मार्ग अच्छा था। कांग्रेस ने 60 वर्षों में बहुत कार्य करे, मैं उसको नकार नहीं रहा, मैं पक्ष बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी का बैंड बाजा बजा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बैंड बाजा बजा रहे हैं। मुझे ना बीजेपी से कुछ लेना न कहना, लेकिन जो आज वर्तमान की स्थिति देख रहा हूँ, 10 वर्ष में जो अभूतपूर्व कार्य किए गए मैं उनको सराहता हूँ और कांग्रेस के किए हुए कार्य को नहीं नकार रहा। दूसरी बात है सुरभि जी, आज का जमाना, आज का युग है डिजिटल इंडिया। आज पल पल में देश के कोने कोने में बच्चा छोटा बच्चा भी, एक रिक्शा पुलर भी हाथ में एक नहीं दो मोबाइल लेके चलता है। बिल्कुल, उसको पल पल में देश के किस कोने में कहाँ क्या घटना घटित हो रही है उसका ज्ञान है। आज के नेता की परिभाषा ना इत आ नेता होता है। नेता वो होता है जो जनता के बीच में ना जाए, चुनावों से पहले तो जाके हाथ जोड़ता है और चुनाव में जब चुन लिया जाता है तो उसके बाद वो जनता को नहीं पहचानता। जनता उसके दरवाजे पे धक्के खाती रहती है, उसके कार्य नहीं करता, उसके सुनवाई नहीं करता। ना इतना नेता होता है बस्ती बस्ती आग लगाकर इसकी प्यास नहीं पूरी। ये आपस में एक दूसरे को भिड़वा करके अपना उल्लू सीधा करने में लगते हैं, जो होता रहा है देश में। आज जनता डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पहले समाचार पत्र कहीं जाता था कहीं नहीं जाता था, लेकिन आज टेलीविजन और मोबाइल घर घर में है, इंटरनेट हर देश के कोने में है, बच्चा हर स्थिति से वाकिफ है। तो जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप कांग्रेस की तारीफ करें, उस पर जनता वोट दे दे, ऐसा नहीं है। जनता सोच समझ के वोट देगी कि किसने क्या करा, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और किस में हित है। वर्तमान सरकार ने लोगों को आश्वासित किया, युवा वर्ग को आश्वासित किया कि रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार की समस्या बहुत भीषण समस्या इस समय, जो सभी दल बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने इतने रोजगार की वादा किया और रोजगार पूरे नहीं हुए। मोदी सरकार की जो वर्तमान पॉलिसी है रोजगार की बताए, आत्मनिर्भर, स्वयं आदमी इंडिपेंडेंट अपना रोजगार अपना कार्य शुरू करे, जिससे आदमी कुछ खुद कमा सके। कुछ कार्य ऐसे थे जो कुछ विशेष वर्ग के लोग किया करते थे, दूसरे लोग नहीं करते थे। वर्तमान सरकार ने लोगों को बताया कि छोटा बड़ा कोई काम नहीं है, हर कार्य बराबर है। काम में डिग्निटी, अपने की रिस्पेक्ट फील करके आप छोटा काम भी कीजिए। कोई बढ़ई का काम है, कोई नाई का काम है, कोई मोची का काम है, इसमें क्या बात है। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग ऐसे भी हैं जो लेदर इंडस्ट्री में जूते बनाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं मोची हो गए। मैं कहता हूँ कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हमें अपना कार्य करना चाहिए और सरकार पर आश्रित ना होकर के। कोई भी विकसित देश देखा जाए, अगर आज अमेरिका में देखें, अमेरिका में कुछ विभागों को छोड़ करके सारा का सारा प्राइवेटाइज है, सारा का सारा प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में है। उससे क्या है कि हेरा फेरी कम होती है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, प्राइवेट कंपनियां अपने हित को सर्वोपरि रखती है। अमेरिका में डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, कुछ विभाग को छोड़कर तो सब, और नुकसान है तो प्राइवेट कंपनी का, फायदा है तो प्राइवेट कंपनी का है। प्राइवेट कंपनी फायदा करे तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, ठीक है, और वो कार्यकर्ताओं का हित भी देखते हैं और कंपनी का भी हित देखते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लोग कहें कि ये प्राइवेटाइज हो गया, ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इसमें अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ कि हमें दुनिया को देखते हुए कि अन्य देश उन्नति के मार्ग पर किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं, अगर हम भी उस तरह से देश का उद्धार कर सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है सुरभि जी, देश की बढ़ती आबादी। प्रतिवर्ष हमारा क्षेत्रफल तो 2.7 लगभग 3% से कुछ कम है पृथ्वी का, लेकिन आबादी 18% से ज्यादा हो गई है। प्रतिवर्ष 2,60,00,000 से 65 लाख बच्चे भारत की आबादी में ऐड होते हैं, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर हैं। ये समस्या कम समस्या नहीं है, ये समस्या बड़ी विकट समस्या है। जो उत्थान, जो प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, 70 वर्ष से दिल्ली को देख रहा हूँ कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की समस्या क्या थी। बिल्कुल, आज वर्ल्ड क्लास वी हैव गॉट द बेस्ट मेट्रो इन द वर्ल्ड। जस्ट एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। उसके लिए मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मेरे पास, मुझे संदीप जी से एक सवाल लेना था, उनके कुछ जवाब थे, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगी। संदीप जी, कुछ आरोप थे, आप अपनी बात को पूरा करना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। मैं पिछले 15 मिनट से
विद्वान पत्रकार साहब को सुन रहा था। देश, दुनिया, अमेरिका, जापान, चाइना, सबका विकास और आने वाले भारत की संभावनाओं पर इन्होंने बोला। इससे पहले 5 मिनट में झूठ के झोले से निकली एक जुमले की चिट्ठी को भी सुन रहा था, जिसमें कहीं ये नहीं था कि क्या वादे, क्या इरादे, क्या विकास किया, क्या स्मार्ट सिटी बनी, कहाँ एक के बदले 10 सिर आए, कहाँ युवाओं को नौकरी मिली। कहने की बात थी, बड़े गर्व से ये बताया गया कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। देश की गरीबी को बढ़ाने का काम किया इन्होंने। 65 करोड़ लोगों को गरीबी का राशन कांग्रेस के समय में मिलता है, 15 करोड़ लोगों को इन्होंने झोला थमा दिया है। ये इनकी उपलब्धि है, ये विकास है या विनाश है, ये खुद बताएं। बहुत अच्छा अभी हमारे विद्वान भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन किस स्थिति में दिया गया, जबकि पूरा दुनिया, पूरा विश्व ये कोरोना महामारी से जूझ रहा था। लोगों के पास रोजगार नहीं थे, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। मैं संयम रख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 80 करोड़ किस स्थिति में दिए। सही है, पता है, मैंने आपका सत्संग 15 मिनट सुना है साहब। ऐसा लगा कि डिबेट कोई 1-to-1 कार्यक्रम चल रहा है। नहीं 1-to-1 नहीं है सर, उनकी बात को भी सुनना था ना, उससे उस दरमियान में कोई सुरभि जी 15 मिनट एक डिबेट में एक प्रतिभागी बोलेगा तो दूसरे को नींद आ जाएगी। डिबेट भी तो सर, ये आधे घंटे की डिबेट 20 मिनट की तो नहीं है। आप भी 15 मिनट बोलिए सर, बोलिए 15 मिनट बोलिए आप। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी डिबेट जिसमें 15 मिनट कोई बोल रहा है और हमें उबासी आने लगी है। सुन लीजिए आप बात को। आज भी उसी 80 करोड़ के लोगों को दावा किया मोदी जी ने कि हम देते रहेंगे राशन। वो विपरीत परिस्थिति आपने गिनाई होगी, मोदी जी के लिए पूरा मोदी काल ही विपरीत परिस्थितियों से बना रहा। आपने एक बढ़िया बात बनाई कि सिर्फ कांग्रेस के राज में बांध बने, एम्स बने, भेल बना, सेल बना, गेल बना, रेल बनी, एम्स बने, इसरो बने, IIM बने, IIT बने। ये सिर्फ कांग्रेस के राज में बना। 10 साल में एक ऐसा फीता प्रधानमंत्री नहीं काटा जहां से देश का विकास बनता हो। अगर कहीं काटा हो तो आप जरूर बताना। दूसरी बात, आज मोदी जी की जुबान पर सिर्फ मंगलसूत्र, मुसलमान, मछली, ये क्यों आ गई है? क्यों नहीं मोदी गर्व से बताते कि मैं देश के लिए ये इतना बड़ा मैंने काम किया? क्यों नहीं वो बताते? क्यों घबराते हैं वो? क्यों नहीं वो कहते कि देखो युवाओं को मैंने इतने रोजगार दिए, मैंने बहनों को इतने पैसे दिए, उनकी मजबूती दी, मैंने किसानों को इतने आय दिए, इतने किसानों को मरने से बचाया, मैंने इतनी लूटी हुई बेटियों को मणिपुर में जिनकी इज्जत लूटी गई, मैंने उन्हें बचाया है, उनके लिए मैं रोया हूं, उनके साथ खड़ा रहा। नहीं बताएंगे। आज देखिए देश को न्याय का पथ, जो देश का राहत का पथ है, और आज न्याय के देवता राहुल गांधी हैं और अन्याय के देवता कौन है पूरा देश जानता है। हम कहते हैं कि हम अब आदिवासियों के मुख पर मूत्रपात नहीं होने देंगे, न्याय देंगे। हम कहते हैं कि प्रश्न से पहले उत्तर नहीं आने देंगे, पर्चा लीक नहीं होने देंगे। हम कहते हैं कि बली वाला बिल लाकर अब किसानों के प्राण को आहुति पर नहीं लाने देंगे, हम MSP देंगे। हम कहते हैं कि बेरोजगारों की छाती पर अग्निवीर का तीर नहीं घुसने देंगे, पहली नौकरी पक्की करेंगे। हम ये कहते हैं रवन्ना जैसे नर पिशाच के लिए वोट नहीं मांगेंगे, मोदी जी के कंधों को, हाथ को मजबूत नहीं होने देंगे। मोदी जी ने ऐसे नर पिशाच के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर वोट मांगे कि इन्हें दो, मेरी ताकत बढ़ेगी, जिसने बेटियों के आबरू को, हजारों बेटियों की आबरू को लूटा है और बाकायदा फिल्म बनाया है। एक ब्लू फिल्म बनाने वाले नेता के लिए मोदी जी वोट मांगते रहे, ऐसा सर्वसार करने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं आया। हम नहीं होने देंगे। हम पहलवानों को, जिन्होंने तिरंगे के मान सम्मान को अपनी खून पसीने से सोने जैसी चमक दी, उन्हें ब्रजभूषण जैसा आभूषण नहीं देने देंगे। हम महामहिम खड़ी रहें और मोदी जी टांग पर टांग रख के बैठे रहे, ऐसा अत्याचार, ऐसा अहंकार नहीं होने देंगे। मोदी जी ने शौचालय पर अपनी फोटो शान से लगवा रखे साहब। मोदी जी ने मित्रों मित्रों कह के कोविशील्ड पर अपनी सर्टिफिकेट की फोटो लगवा के हमें पितरों के कतार में खड़ा कर दिया है। यह देश देख रहा है। वो राशन के झोले पर अपनी फोटो छपवा कर हमारे देश की गरीबी को बेच रहे हैं। हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं कि मोदी जी को एक चमत्कारी च्यवनप्राश मिला है। बुद्धिमान पत्रकार जी इस पर प्रकाश डालेंगे। मोदी जी को एक च्यवनप्राश मिला है जो चमत्कारी गुणों से भरा है। दुर्भाग्य से आडवाणी जी को नहीं मिला, मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिला, सुमित्रा ताई को नहीं मिला, राजेंद्र अग्रवाल को नहीं मिला, और उम्र की मार से जिनकी टिकट जबरिया छीन ली गई, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, उन्हें मोदी जी के लिए नियम अलग, बाकी बीजेपी के नेताओं के लिए अलग।
जिस उम्र में सनातन के बूढ़े संन्यास ले लेते हैं, उस मोदी जी कह रहे हैं मुझे एक और मौका दे दो, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, 8,000 करोड़ की हवाई जहाज में उड़ना चाहता हूँ, सूट बदल बदल के घूमना चाहता हूँ, दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। ये सैर करने वाले फोटो खिंचैया जीव से अब देश उकता गया है, देश निजात चाहता है, देश मोदी मुक्त भारत चाहता है। संदीप जी, आप उम्र की बात कर रहे हैं, तो जिस दरमियान में मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो उस दरमियान पे उनकी एज क्या थी? सुरभि जी, बात बीजेपी के नेता ने शुरू की थी कि उम्र के नाम पे आडवाणी की टिकट मनमोहन सिंह ने नहीं काटी। नहीं, वो बात आपकी सब ठीक है। अगर आप उम्र की बात, सत्ता का लोभ किसे नहीं होता, कुर्सी किसे प्यारी नहीं होती, आपको नहीं होगी। सुन लीजिए, मैं सुन ही रही हूँ। मनमोहन सिंह अभी करंट उनकी एज 99 है, 99 साल की है, तो 10 साल पहले कितने साल के होंगे? 2 बार प्रधानमंत्री वही रहे थे ना। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मनमोहन बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है। मनमोहन ने आडवाणी आप लोग एज की बात कांग्रेस के तो हैं, क्राइटेरिया की बात यहाँ पर किसने उठाई है? आपका सवाल सुरभि जी, आपका सवाल एक बार में समझ आ गया, 15 बार बोलोगी तो भी समझ आएगा। सुन लो, अब जवाब सुन लो। मनमोहन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मनमोहन सिंह ने आडवाणी और मुरली मनोहर, सुमित्रा ताई, राजेंद्र अग्रवाल की टिकट नहीं काटी है। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा था उम्र के बढ़ने के साथ बुद्धि घटने लगती है। आडवाणी जी खुद आकर बोले थे क्या कि मेरा टिकट कटा है? सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनना था, भाई आपने बनने नहीं दिया। वाह सुरभि जी, बीन बजा लो मोदी के नाम की, ढोल बजाओ नहीं, मोदी के बीन नाम कैसे की। बात कर रहे हैं सर? आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए सर, शोभा नहीं देती आपको, है ना? नहीं देती। वो उन्होंने बोला, आशुतोष जी, जिस भाषण को आप सत्संग कह रहे थे ना अभी, उन्हीं सत्संग में कांग्रेस की भी तारीफ की, वो शायद आपको समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं, वो उस सत्संग में कांग्रेस की तारीफ थी कि 60 साल में आपने कितना कुछ किया, उस सत्संग में ये भी था। नहीं समझ आया आपको शायद। और एक सवाल ये देखिए, सत्ता का लोभ सबको होता है, आपको, मुझे, बाकी लोगों को, सबको होगा। तो ये मत बोलिए बीच में, आप भी बोल रहे हैं ना, आपने भी अपने व्यंग में कितनी सारी चीजों का जिक्र किया। मत बोलो ना, बोलिए, मत लगाओ आप। नहीं, लांछन अगर आप लगाएंगे तो जवाब तो दूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं अवधेश जी से जब सवाल पूछती हूँ तो सिर्फ उनकी सुनती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। तो ये मत बोलिए कि आप तो वही गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं। सुरभि जी, आप बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है कि आप मेरा जवाब देंगे। मेरा जवाब मैं नहीं हूँ बीजेपी की प्रवक्ता, तो आप भी मत बोलिए कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। आप मत बोलिए। सुन लीजिए, आप बीजेपी की प्रवक्ता का रोल नहीं प्ले कीजिए, उसके लिए उपाध्याय भाई बैठे और सक्षम है, वो मेरे सवालों का जवाब देंगे। मैं फिर यहाँ पर क्या बोलने के लिए बैठी हूँ कि एक सवाल मैंने आपके लिया, सुन लीजिए ना, सुनते रहूं मैं 10 मिनट, उनसे लिया सुनते रहूं मैं 10 मिनट, कुछ तो मुझे भी बोलना पड़ेगा ना, तथ्य पे तो बोल ही सकते हैं सर। सुरभि जी, सवाल का बवंडर खड़ा किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या मनमोहन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? मोदी जी ने ही टिकट काटी थी, मोदी जी ने ही कटवाया था। मोदी जी के ही सताए ये लोग हैं जो मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए, वो मोदी से ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। आज भी मोदी से ज्यादा बुद्धि रखते हैं, मोदी से ज्यादा जनबल है उनके पास, लेकिन मोदी जी ने उन्हें जबरिया बिठाकर बीजेपी का ही सत्यानाश किया है। ऐसा मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। वही लोग आज मोदी पर भारी हो रहे हैं और मोदी ही बीजेपी को हराने के लिए काफी है और किसी की जरूरत नहीं है। अवधेश जी, जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जवाब मुझे नहीं देना चाहिए था, आपको देना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्ट संदीप जी कर रहे थे। राइट, ठीक है, ये एक्सेप्ट आपसे था, मुझसे नहीं था। तो चलिए फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए सुरभि जी, संदीप भाई जो है बहुत विद्वान है, लेकिन इस तरह से डिबेट, हम तो डिबेट कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं, हम कोई लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं एक दूसरे से। भाई आपकी जो पार्टी है आप उसका पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाइए। मैं बीजेपी की मैं बता रहा हूँ, संदीप भाई जो है ना, देखो संदीप जी जो है वो भावनाओं में बह गए और कुछ नहीं। ये तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, हमारी जो पार्टी की उपलब्धियां, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो हम गिनाएंगे। बड़े पत्रकार जी हैं, वो दोनों की बातें कर रहे हैं, तो कभी किसी की बात का ना बुरा नहीं मानना चाहिए। संदीप भाई, हम डिबेट करने आए, कोई यहाँ पर दंगल थोड़ी ना हो रहा है कि तलवारें चल रही है, कि घूसे लात घूसे चल रहे हैं। ये तो हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, डिबेट होती है। आपने चाहे कॉलेज टाइम में है, नहीं देखिए कॉलेज टाइम में क्या था सुरभि जी, डिबेट होती थी, दो लोग होते थे, एक पक्ष में बोलता था, एक विपक्ष में बोलता था, दोनों को सम्मानित किया जाता था शील्ड देकर। ठीक है, हमने तो बहुत सारी की हुई है कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में। तो इस चीज में संदीप भाई को समझिए, इसमें ना भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है।
गुस्सा होने वाली बात नहीं है। देखिए चलिए सही है, आपकी सरकार ने, जब आपकी सरकार थी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है, आपके नेता खुद कहते थे, जो पुराने प्रधानमंत्री अभी कही थी वरिष्ठ पत्रकार जी ने, उन्होंने, राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि अगर हम 1 रुपया बेचते हैं ना तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं। हाँ। तो 85 पैसे खाने वाले जो लोग थे उनकी वजह से कांग्रेस आज बर्बाद हुई है और हो रही है। संदीप भाई बुरा मानने वाली बात नहीं, सच्चाई यही है। केवल जो 85% जो खाते थे ना बीच में, जिन्होंने घोटाले किए, घोटालेबाज जो रहे, उसकी वजह से आज कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्वीकार भी करनी चाहिए हमें बात। कुछ गलतियां होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं भाजपा ही बहुत दूध की भिली हुई है, मैं खुद कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, इतनी कभी डिबेट में इतना वो नहीं गुस्सा होना चाहिए। बताइए सुरभि जी को बेचारी की सीधी सादी एंकर है, वो बेचारी सवाल भी ज्यादा नहीं करती है, उन पर आपने सवाल खड़ा कर दिया। तो ये चीजें सही नहीं है। देखिए ऐसा है, सच्चाई ये है इस समय कि जो देश की जनता का जो मूड है वो एक तरफा है पूरी तरह से। अभी संदीप भाई हमसे पूछे थे विकास की बात, देखिए 2014 से जो मोदी की गारंटी है, जो हमने गारंटी दी देश की जनता को, वो हमने पूरी की। चाहे वो आप देखिए गरीब को घर देने की बात हो, 4 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने गरीबों को घर दिया है। संदीप जी कह रहे हैं कि ज्यादा घरों में, तो ये भी अवधेश जी, एक सवाल तो आपसे भी बनता है कि आपका किसानों के हित के लिए आप लोगों ने क्या किया? एमएसपी नहीं दी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सभी तो आरोप है ना, और जवाब तो इसका भी देना पड़ेगा। अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा उपलब्धियां गिनवा रहे तो खामियों को भी एक्सेप्ट करिए, जो खामियां हैं उनको कौन पूरा करेगा? देखिए जो खामियां हैं वो 2024 में हम पूरी करेंगे, ठीक है। मैं वही गिना रहा हूँ, 14 करोड़ से ज्यादा नलों में घर में नलों से पानी दे रही है मोदी सरकार। जो बहन बेटियां जहरीले धुएं से लड़ती थी उनको जो है उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया है। जो बहन बेटियां शौच करने के लिए बाहर जाती थी उनके लिए शौचालय खोले गए मोदी सरकार द्वारा। जो गरीब व्यक्ति है देश में, जो इलाज कराने से डरता था अपने अस्पताल में, आज उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की जो सुविधा है आयुष्मान योजना, वो मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है। आज जो है 7 IIM 7 IIT नए बनाए गए मोदी सरकार के द्वारा। जो 74 एयरपोर्ट हमारे देश में हुआ करते थे एक समय में, 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 10 साल में बढ़कर वो 144 हो गए, डबल हो गए। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, वो 70 साल की बात 74 थे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो सड़कों का निर्माण 12 से 13 किलोमीटर पर डे हमारे देश में होता था, आज जो है वही सड़कों का निर्माण 50 से किलोमीटर पर डे हो रहा है। आप देखेंगे आज सड़क का उद्घाटन हुआ, 1 महीने में बनकर वो हाईवे तैयार हो जाता है। ये फर्क है मोदी सरकार में और जो पुरानी सरकार है। रही बात रोजगार की, बात छिड़ी यहाँ पर। देखिए बेरोजगारी की बात यदि हम बात करें तो सुरभि जी, बेरोजगारी जो मुद्दा है ना, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ये अवसर नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तभी से ये मुद्दा बना रहा है, लेकिन कभी इस पर किसी ने काम नहीं किया। 2014 में जब कांग्रेस सत्ता छोड़कर गई थी, उस समय हमारे देश में बेरोजगारी दर जो थी वो 6.5-7% थी। आज वही बेरोजगारी दर जो है घटकर 3.2% हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसमें आप देख लीजिए। पीएफ अकाउंट जो होते हैं, जो 8 करोड़ पीएफ अकाउंट हमारे देश में थे 2014 में, वो बढ़कर जो है 26 करोड़ हुए, 3 गुना वृद्धि उसमें हुई, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन आप देख लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन इस बार हुआ है। 20 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जो है नए स्टार्टअप, जो छोटे स्टार्टअप होते हैं MSME, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे देश में हुआ है। आज 11वीं अर्थव्यवस्था से जो है 11वीं से नीचे करके अपनी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए हमारा जो भारत है पूरे विश्व पटल पर। कहाँ 11 था, कहाँ आज 5वीं बना है, वो कहीं ना कहीं किसी काम से बना है। आज हमारा जो देश है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नंबर 2 पर है देश, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फोन की हो रही है हमारे देश में। तो देखिए कहीं ना कहीं जो देश का विकास हुआ है ना, चहुमुखी विकास, उसी को देखते हुए देश की जनता जो है वोट कर रही है। और 2024 में जो कमियां रह गई थी हमारी 2024 में, 19 में, 14 में, वो कमियां हम जो है 2024 में पूरी करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि विकसित भारत का क्या संकल्प है, यही तो है। जो कमियां हमारी रह गई है वो 2024 में पूरी करेंगे। इसी तरह जो है करते करते 2047 तक हमें अपना भारत विकसित भारत बनाना है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि 2024 के बाद 29 में भी आप ही आएंगे? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये विश्वास है, ये विश्वास है, ये सभी को पता है। ये जो विपक्षी दल है ना, उनको भी ये चीज पता है कि सरकार मोदी सरकार बन रही है, कोई दो राय नहीं है। चलिए मैं ठीक है आऊंगी आपके पास, हालांकि समय भी हो रहा है। मैं अभी आपसे जो है क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा कहीं और डिबेट है तो मैं वहां जुड़ूंगा, तो आपसे थोड़ा सा बस आज्ञा लेना चाहूंगा, अगर आज्ञा हो आपकी।
ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं आशुतोष जी आपके पास आऊंगी, थोड़ा जल्दी अपनी बात को पूरा करेगा क्योंकि समय फिलहाल होता जा रहा है। जी मैडम, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता सबों ने बहुत अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छा बताया और मैं उनकी बातों को सम्मान करता हूं कि उनके इतने अच्छे विचार हैं। जैसा मैंने कहा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, देश तरक्की की राह पर है, देश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन युवा वर्ग की जो समस्या है रोजगार की, वो भी एक बड़ी विकट समस्या है जिसके लिए वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए और सोच भी रही है। और जैसा उन्होंने कहा आत्मनिर्भर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी सरकार ने जो कहा है आज की युवा वर्ग को एक ही संदेश दिया है, बजाय सरकारी नौकरी देखने की बजाय आप अपने आत्मनिर्भर बनने की तरफ ध्यान दें। आप अपना रोजगार शुरू करें, आप अपना स्टार्टअप शुरू करें जिससे आपको नौकरी की आवश्यकता ना हो, लेकिन आप दूसरे के लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। कितनी बड़ी कहाँ तो मैं नौकरी देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि मैं 1, 2, 4, 5 लोगों को अपनी तरफ से रोजगार मुहैया करा सकूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी सोच है, अच्छी सोच की हमें सराहना करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मिश्रा जी ने अपनी पार्टी के लिए कहा, मैं उनकी बातों को सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी आवेग में आकर के कुछ ज्यादा भी बोल गए। कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है उनका बोलना, क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे थे। मनमोहन सिंह की सरकार जो थी 10 वर्ष का उनका कार्यकाल, ये सभी जानते हैं, पूरी भारत की जनता जानती है कि सरकार को चला कौन रहा था, लगाम बागडोर किसके पास थी। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। तो आज स्थिति बदली है, जनता बड़ी जागरूक है, सब कुछ देख रही है। हम सब चाहते हैं कि देश का विकास हो और सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ के साथ विकास हो सभी का। ठीक है, संदीप जी लास्ट कमेंट आपकी तरफ से सर। जी शुक्रिया आपका। संदीप जी को मैं नमस्कार करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। आप विद्वान हैं, नहीं मेरी बिरादरी के हैं, विद्वान है, मेरे उम्र दराज भी है, मैं आप पे नमन करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, एक बार इस नजरिए से भी सोचें कि जब 100 रुपए में से 15 रुपए जाने की बात राजीव गांधी जी ने कही, तो ये चोरी कैसे पकड़ी गई? ये चोरी पकड़ी गई कि पंचायती राज लेके राजीव गांधी जी आए, जब पंचायती राज की स्थापना की और पंचायतों को मजबूत किया और पैसा भेजा और पंचायतों तक नहीं पहुंचा, तो पता चला कि चोर कहीं बीच में बैठे हुए हैं। ये राजीव गांधी जी का साहस था जो उन्होंने किया। फिर साधन क्या था? कंप्यूटर राजीव गांधी जी ले आए, देश में कंप्यूटर की क्रांति उन्होंने की। तब पता चला कि सीधा पैसा पहुंच सकता है, जिसका फायदा पूरी सरकारें मोदी जी भी ले रहे हैं। एक बात और बताना साथ कि जब पहला पहिया बनाया गया, कितने सदियां लगी होंगी पहले पहिए के आविष्कार में। जब बनाया गया पहला बल्ब बनाया गया तो कितनी सदियां लगी होंगी, पहला कैमरा बनाया गया तो कितनी 100 साल 1000 साल लग गए होंगे मानवता को, और पहला कंप्यूटर बनने में तो कई हजार सदियां लग गई होंगी तब पहला कंप्यूटर बना है। इसलिए पहला निर्माण करने का नाम कांग्रेस है, उसके बाद तो उस गति रीति पे कोई चल सकता है। एक आखिरी बात कहूंगा क्योंकि समय का अभाव है सुरभि जी, कि मोदी जी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, मणिपुर का नंगा नाच ट्रेलर है, किसानों की आत्महत्या ट्रेलर है, हथकड़ी में धाए धाए गोली मार के हत्या ट्रेलर है, जेल में जहर डालकर मार देना ट्रेलर है, बुलडोजर से अग्नि दहन ट्रेलर है, संविधान को खतरा ट्रेलर है, चीन से लड़ते चरवाहे ट्रेलर है, पेट्रोल छिड़क कर सौदहन ट्रेलर है, पहलवानों को ब्रिजभूषण दे देना ट्रेलर है, और आदिवासियों के चेहरे पर मूत्रपात ट्रेलर है। तो भगवान बचाए पूरी फिल्म से इस भारत को, इस भारत के शान, अभिमान, स्वाभिमान को। हमें नहीं देखनी ऐसी पिक्चर जिसका ट्रेलर ही इतना घिनौना है। मोदी जी अपने अच्छे दिन ले जाओ, हमें वही बुरे दिन दे जाओ जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल था और 50 रुपए किलो तेल हुआ करता था। हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन, हमें नहीं चाहिए आपके ट्रेलर। जय भारत, जय कांग्रेस। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 जून को क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू है। अब आपको सीधा लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। चलेगा या राम राज्य चलेगा?
देखिए वो प्यारी प्यारी गुड़िया वहां से हाथ ऊपर कर रही है, शाबाश। इतनी छोटी गुड़िया सभा में आ गई है। देखिए ये 2047 का वोटर है। वो अभी से 2047 की तैयारी कर रही है। साथियों, पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आपको एक सवाल मैं पूछता हूं, जवाब देंगे? जरूर देंगे। आवाज इधर से आती है, उधर से नहीं आती है। ये मीडिया वालों को छोड़कर के सारे लोगों ने आवाज देनी चाहिए, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? साथियों, कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है, जी उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 20, 25 यानी 20, 25, 25 साल